रामपुर में मालती नाम की औरत अपने परिवार के साथ मजे से रहती थी। उसकी एक बड़ी और अच्छी चलने वाली किराने की दुकान थी। एक दिन मालती अपनी दुकान पर बैठी थी, तभी उसके पोते रवि और मोनू कॉलेज जाने से पहले अपनी दादी की दुकान पर मटर गश्ती करने चले आए। मालती उन्हें देखकर समझ गई, आज फिर कोई नया फितर लेकर आए हैं। दादी, दादी, हमने सुना है आपके पास 9 लाख हार है, कहाँ छुपा के रखा है? हाँ दादी, वो जो आपकी पेटी है ना, उसी में छुपा रखा होगा। ताले तो देखो, बैंक से ज्यादा सिक्योरिटी कर रखी है। अरे कौन सा हार? तेरे दादा ने मुझे शादी में झोला तक नहीं दिया था। मेरे ससुराल वाले एकदम कंगले थे, बस एक साड़ी दी थी, वो भी फटी हुई। तो फिर उस बक्से पर 2-2 ताले क्यों लगाए हैं? जरूर अंदर कुछ राज छुपा है। हमसे झूठ बोल रही हो दादी। अरे रवि भैया, कहीं हमारी दादी छुपी हुई करोड़पति तो नहीं है? हाँ हाँ, तेरे दादा ने हीरे का 9 लाख हार दिलाया था मुझे। अब वही बक्से में रखा है, खोल कर देख ले, और मिल जाए तो ले लेना। ये बातें चल रही थी कि तभी जिठानी पूनम हाथ में बेलन लेकर किचन से दुकान में आती है और बच्चों को डांटते हुए कहती है, रवि, मोनू, हर दिन अम्मा को परेशान करते हो, जाने दो, उन्हें काम करने दो। अरे मम्मी, ये हमारी दादी है, इनको परेशान नहीं करूंगा तो क्या मौले की आंटी को करूंगा? हम तो दादी से मजे लेंगे कि इतना सारा पैसा, इतनी जायदाद हमारी तो है ना। तभी पीछे से देवरानी रेखा भी वहां आती है। अम्मा जी, अब तो आपके हीरे का नाम मोहल्ले में फैलने वाला है। शर्मा जी तो कल पूछ रहे थे, तुम्हारी सास के पास बक्सा है, उसमें क्या है? हाँ, तो उस शर्मा को भी भेज दे, सबको चाय बिस्किट के साथ पेटी भी दिखा दूंगी। ओहो दादी, मतलब आपने वाकई में कुछ छुपा रखा है। देख मोनू, दादी ने चाय की बात कर ली, मतलब अब बात सच है। चाय की जगह वो पेटी खोल दो ना दादी, पहले हम ही देख ले उसमें क्या है। अगर अम्मा ने अभी चप्पल उठाई ना तो पेटी नहीं, तुम दोनों का सिर खुल जाएगा। भागो यहाँ से। अरे मैं क्या चप्पल चलाऊं बहू, ये दोनों ही तो मेरे सर के ताज है, बस थोड़े कम वक्त है। सही कहा अम्मा, ये दोनों कम वक्त बड़े लाडले हैं। दिन भर आपके नाम के किस्से सुनाते फिरते हैं मोहल्ले में। पूनम की बात सुनकर मोनू को खुद पर बहुत गर्व होने लगा। वो सीना तान कर सबको सुनाते हुए कहता है, क्यों नहीं सुनाएंगे, हमारी दादी मालती चांदनी चौक वाली बक्से वाली दादी है, और बक्से के साथ हमारे सपनों की दुकान भी है, जिसमें से आज 9 लाख हार निकलते निकलते रह गया। ये ले बेटा, ये चाबी, खोल ले बक्सा, मिलेगा उसमें पुराना चंदन का साबुन, कुछ सिक्के और एक खत तेरे दादा का। 9 लाख मिले ना तो धर लेना अपने पास। ओहो खत, इसमें जरूर लिखा होगा, मालती, मैंने तेरे लिए चावल का खेत खरीदा है। या फिर इस बक्से में दादा ने दादी के सपनों की चाय पत्ती रखी होगी। अरे तेरे दादा ने सपने में भी नहीं पूछा था तू ठीक है या नहीं, और ये बच्चे मुझे ही मजाक बना दिए हैं। अरे अम्मा जी, जब तक बच्चे हंसते रहते तब तक घर में रौनक बनी रहती है। सही कह रही है रेखा, जब तक ये दोनों हर सुबह दुकान पर अम्मा को तंग नहीं करते, दिन अधूरा लगता है। सच कहूं बहू, किराने की दुकान तो चलती रहेगी, लेकिन इन नालायकों की ये हरकत ही मेरे जीने का बहाना है। अगले दिन मालती अपने पुराने लकड़ी के स्टूल पर बैठी, एक हाथ से पंखा झलते हुए दूसरे से मटर छिल रही थी। तभी मनोज उसकी दुकान पर आता है। ओ अम्मा, आज मटर की खुशबू मोहल्ले तक आ रही है, क्या बात है? अरे मनोज, खुशबू नहीं, ये मेरे दुकान की इज्जत है जो हवा में उड़ रही है। तुम किस्मत वाले हो जो इस दुकान से चावल लेते हो। तो फिर 10 किलो दे दो, और हाँ, हिसाब में लिख लेना, घर से भी पैसे नहीं लाया हूँ। हाँ हाँ, सब लिख रही हूँ। अरे जल्दी करो ना अम्मा, घर पर मेहमान बैठे हैं। ये सब उधारी वाले एक दिन मेरा बक्सा भी बिकवा देंगे, कम वक्त उधारी। अब मनोज 10 किलो चावल लेकर चला जाता है और मालती मुस्कुराते हुए फिर से मटर छिलने लगती है, लेकिन हिसाब लिखना भूल जाती है। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से खाने के लिए आवाज आई, अम्मा खाना लग गया है, खा लो। अरे आ रही हो, क्यों गला फाड़ रही है बहू? मालती घर में खाना खाने गई। उसको पूनम और रेखा खाना खिला रही थी और थोड़ी देर बाद वो वापस दुकान में चली जाती है। घर में मुकेश और राजेश चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी अंदर से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। अबे मोनू, आवाज दुकान से आई है, चल जल्दी चल।
अरे दादी क्या हुआ? दोनों दौड़ते हैं और दुकान के अंदर पहुंचकर देखते हैं कि मालती जमीन पर गिरी पड़ी है। दोनों घबरा जाते हैं। तब तक मुकेश और राजेश भी वहां आ गए। दादी, दादी उठो, क्या हुआ दादी? अम्मा, हे भगवान, क्या हो गया आपको? राजेश जल्दी चलो, अम्मा सांस ले रही है कि नहीं? मुकेश जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, कहीं देर ना हो जाए। मुकेश मोबाइल उठाकर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस वहां आ गई। अब मालती को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में रखा जाता है। रवि और मोनू भी पीछे से आकर चढ़ जाते हैं। मैं भी चलूंगा, दादी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम भी जाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे। ठीक है, चलो, लेकिन शांत होकर और रोना बंद करो। अम्मा ठीक है। हाँ मोनू, रोना बंद कर। एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आगे बढ़ती है। तभी अचानक मालती हड़बड़ाकर हकलाते हुए बोल पड़ती है, 10 किलो चावल, 10 किलो चावल। पापा, दादी कुछ बोल रही हैं। दादी क्या हुआ दादी? 10 किलो चावल क्या? 10 किलो चावल मनोज, 10। फिर अचानक मालती बेहोश हो जाती है। सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। तभी अस्पताल आ गया। सारे लोग मालती को अस्पताल के अंदर लेकर गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया और उसने परिवार की ओर देखा। मरीज को किसी मानसिक या भावनात्मक सदमे की वजह से बेहोशी आई है। कब होश आएगा ये कहना मुश्किल है, टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब, वो बार बार कुछ बोल रही थी, कुछ बोलो ना अम्मा। हो सकता है किसी बात ने उन्हें अचानक झकझोर दिया हो। आप लोग सोचिए, उन्हें कोई तनाव था क्या? अम्मा के साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मालती को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। रवि और मोनू वहीं रुकने का फैसला करते हैं। हम यही रहेंगे जब तक दादी नहीं उठती। हम घर नहीं जाएंगे। यहाँ कोई एक ही रुक सकता है। और घबराओ मत, रात में यहाँ स्टाफ रहता है, आपकी दादी को कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा सुनो बच्चों, हम घर जा रहे हैं, अस्पताल की फीस का इंतजाम करने। ठीक है ताऊ जी। मुकेश और राजेश थके और उदास होकर घर लौटते हैं। पूनम और रेखा उनकी हालत देखकर घबरा जाती हैं। कैसी अम्मा, उनको होश आया? नहीं, डॉक्टर कह रहे थे कि सदमे से बेहोश हुई है, अभी टाइम लगेगा। और अम्मा बार बार 10 किलो चावल बोल रही थी। 10 किलो चावल? इसका क्या मतलब है? अरे पता नहीं। भैया कहीं ऐसा तो नहीं अम्मा को कुछ याद आया हो, वो यही सोचती रही कि कहीं भूल ना जाए, इसलिए हमको बताने की कोशिश कर रही हो। पता नहीं अम्मा आप सही होकर कब आएंगी, आएंगे भी या नहीं। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? हमारी अम्मा के पास जरूर ऐसा कुछ है जो उन्होंने 10 किलो चावल में रखा होगा और शायद वही बताने की कोशिश कर रही थी। अम्मा ने तो अपना बड़ा दिल दिखा दिया। कहीं सोना चांदी तो नहीं छुपा रखा अम्मा ने? अब समझ में आया, ये जरूर गहने या पैसे की बात है। तभी अम्मा ने सोचा जाते जाते बता दूं। मतलब उनके पास जरूर कोई कीमती चीज है, जैसे गहने या पैसे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। थोड़ी देर बाद मोनू और रवि भी घर आ गए। अब घर में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ। आखिर 10 किलो चावल का मतलब क्या था? अब सबको लगने लगा कि अम्मा के बेहोश होने से पहले के ये शब्द किसी बड़े राज की ओर इशारा कर रहे हैं। हो न हो कहीं कोई खजाना छुपा है। अरे भाई, अम्मा ने जाते जाते 3 बार 10 किलो चावल बोला, बिना वजह थोड़ी ना बोला होगा। कहीं अम्मा ने कोई पैसा, गहना या जमीन के कागज चावल की बोरी में तो नहीं छुपा दिए? हे भगवान, कहीं वही 9 लिखा हार तो नहीं? मुझे तो लगता है दुकान में चावल के कट्टों के नीचे कुछ जरूर छुपाया है इन्होंने। चलो एक बार पूरी दुकान छान मारते हैं, एक बोरी नहीं छोड़ेंगे। हमारी दादी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, जरूर कुछ बड़ा राज है इसमें। फिर क्या था, दुकान में चावल की हर बोरी खोली गई, हर बोरी पलटी गई। पूनम तो बोरी में हाथ डाल डालकर चावल में गहना ढूंढ रही थी, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आया। चावल तो हाथ में आया, लेकिन लगता है खजाना हमारे हाथ से गया। कहीं अम्मा का मतलब चावल नहीं था, बल्कि चावल में कुछ था। हाँ, और वो चावल गलती से अम्मा ने बेच दिए हो। अब तो साफ है खजाना किसी और के घर में है। हाय दैया, जो चावल ग्राहकों को दिए थे
उस पे तो नहीं था वो खजाना। चलो सभी ग्राहकों के घर चलते हैं, जो चावल ले गए थे उन्हें वापस लेकर आते हैं। ऑपरेशन चावल रिकवरी शुरू होता है। अब सभी लोगों ने अलग अलग ग्राहकों के घर जाना शुरू किया। सबसे पहले मनोज के घर पहुंचे। भाई साहब, वो जो चावल हमने दिए थे वो ना थोड़े खराब है। अरे हमें तो ठीक लगे, हमने तो कल ही उनसे खिचड़ी बनाई थी। वो दरअसल उसमें ना कीड़े निकले थे, तो आप वो चावल वापस दे दो, हम पैसे भी देंगे और नए चावल भी। अरे वाह, ऐसा ऑफर तो आज तक नहीं मिला। ठीक है, ले आओ दूसरे चावल और फिर ये ले जाओ। ठीक है ठीक है। मनोज ने खुशी खुशी चावल लौटा दिए। फिर बाकी 2 ग्राहक भी मिल गए। किसी ने पैसे के बदले में चावल दिए, किसी ने और चावल लेकर पुराने दे दिए। अब सबके पास 1-2 बोरी वापसी वाले चावल आ चुके थे। अब देखो इसमें क्या निकलता है। कसम से अगर इस बोरी से हार निकला ना तो मैं नाचने लग जाऊंगी। और अगर मम्मी नहीं निकला तो आप ही बोरी में घुस जाना। कुछ तो निकले यार, कुछ तो क्लू दे दे दादी। अरे हमारी दादी है वो, कच्ची खिलाड़ी थोड़ी ना है। लेकिन हर बोरी की कहानी एक जैसी निकली। सिर्फ चावल चावल चावल, न कोई हार, न कोई कागज, न कोई पैसा। अब सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने तो पूरा घर, दुकान, ग्राहक सब छान मारा, अब क्या करें। 10 किलो चावल, 10 किलो, सर दर्द हो गया अब तो। अम्मा भी ना जाते जाते ऐसी पहेली छोड़ गई कि सबको डिटेक्टिव बना दिया। कहाँ मिलेंगे वो खजाने वाले 10 किलो चावल। अम्मा को ना सीरियल की आदत थी, लगता है आखिरी एपिसोड खुद ही बना दिया। या फिर ये अम्मा की कोई ट्रिक है सबको इकट्ठा करने की। कहीं दादी हमें सबक तो नहीं सिखा रही। ठीक उसी समय मोबाइल की घंटी बजी। मुकेश ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से डॉक्टर की आवाज आई। सुनिए, आपकी माँ को होश आ गया है, आप लोग अस्पताल आकर उन्हें घर ले जा सकते हैं। अरे राजेश सुन, अम्मा होश में आ गई। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब अम्मा से ही पूछेंगे ये चावल वाला झोल क्या था। अगर अम्मा ने फिर से कहा जाओ दुकान संभालो तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। अब की बार कोई क्लू ना मिला तो मैं खुद 10 किलो चावल खा जाऊंगा। अब सच सामने आएगा। हो सकता है 10 किलो चावल से निकले 100 किलो सोने या चांदी की सच्चाई। अब मालती के ठीक होने की खबर से पूरे घर में जैसे दिवाली आ गई। मुकेश, राजेश, रेखा, पूनम और बच्चे तक सब खुशी से झूम उठे। सबको लगा अब अम्मा खुद बता देंगी कि वो 10 किलो चावल में क्या राज छुपा हुआ था। अब तो बात बन गई, अब अम्मा खुद बता देंगी कहाँ रखा है सोना चांदी। अगले ही दिन मुकेश ने अपनी सारी एफडी तुड़वा दी और उससे एक चमचमाती कार घर ले आया, क्योंकि उसे लगता था कि अब तो वो सब बहुत जल्दी रईस होने वाले हैं, इसलिए सब अपनी मनमानी करने लगेंगे। भैया आज आप इतने खुश क्यों हो? कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो? अरे भाई, मैंने अपनी सारी एफडी तुड़वा दी और नई कार खरीद ली है। अब अमीर बनने का टाइम आ गया है। मैंने तो पड़ोसियों से कह दिया है कुछ ही दिनों में हम बुर्ज खलीफा में मकान लेंगे। अम्मा जब राज बताएंगे ना तब मोहल्ला जल के राख हो जाएगा और हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। दादी तो सुपर हीरो निकली। अब पड़ोसियों में भी खुसुर-पुसुर शुरू होने लगी। कोई कहता ये लोग लॉटरी जीत गए हैं, कोई कहता तिजोरी मिली है, और मोहल्ले की औरतें तो रेखा की बातों पर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। अरे भाई, मुकेश की बहू कह रही थी बुर्ज खलीफा में घर लेगी। इनका दिमाग तो नहीं हिल गया? अभी तक साड़ी उधारी में आती थी और अब बुर्ज खलीफा में रहेंगे। अरे ये कंगाल लोग तो अंबानी से भी बड़े ख्वाब पाल बैठे हैं। उधर मालती के घर में अमीरी की बातें चल रही थी। अब मोहल्ले के लोग भी हमारे बराबर आ नहीं सकते। भैया आपसे एक बात पूछनी थी, वो सारी एफडी तोड़वा दी आपने? अरे भाई, अमीर बनने जा रहे हैं तो सेविंग किस बात की करें। तू चिंता मत कर, एक बार अम्मा ने राज बता दिया तो अगली मीटिंग अंबानियों के साथ होगी। अब तो मैं भी एसी लगवाने वाली हूँ कमरे में। अम्मा आएंगी तो उनका महारानी जैसा स्वागत होगा। अब इस सब में कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि अम्मा को लेने हॉस्पिटल जाना है। सब बस अपने सपनों में खोए थे। तभी मोनू बोला, पापा दादी कब आएंगी? जल्दी बेटा, पहले कार की पूजा कर ले, फिर इसी कार से अम्मा को लेकर आएंगे। अब जब अम्मा आएंगी ना तो मैं कहूंगी, अम्मा आपकी बहू अब करोड़पति बनने जा रही है। कहीं ये सब सपना ना बन जाए। अरे सपना नहीं, अब तो ये रियलिटी बनने वाला है। 3 दिन बीत गए लेकिन कोई हॉस्पिटल नहीं गया।
थक हार कर चौथे दिन मालती खुद ही रिक्शा करके घर लौट आई। अरे कोई है निकम्मो, अपनी अम्मा को भूल गए। अरे अम्मा, आप कैसे आ गई? हम तो बस आने ही वाले थे आपको लेने। तुम सब लोग मुझे भूल गए थे क्या? नहीं अम्मा, हम तो बस थोड़ा बिजी थे आपके स्वागत में। दादी जल्दी बताओ, वो नाला का हार कहाँ है? अम्मा, वो 10 किलो चावल में क्या छुपाया था? क्या चावल में? कौन सा हार, कौन से पैसे? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मुझे घर में तो आने दो। अब मालती के घर में आते ही सब उसको समझाने लगे कि वो जब बेहोश हो रही थी तो उसने 10 किलो चावल ऐसा कहा था। अम्मा, आपने खुद कहा था, हमने सबने सुना था। आपने उसमें गहना या सोना छुपाया है ना अम्मा? अब बता भी दो ना, इतना मत सताओ हमें। अम्मा, हमने वो चावल ढूंढ डाले, सारे चावल वापस भी मंगवाए। अब तो बता दो वो वाले चावल कौन से हैं? दादी अब तो बता दो, कहाँ है वो खजाना? अरे भगवान, वो तो मैं कलवा मनोज के 10 किलो चावल के पैसे लिखना भूल गई थी, वही बताना चाह रही थी। क्या क्या क्या? अरे सच में, वो 10 किलो चावल कलवा ने लिए थे, मैं हिसाब में लिखना भूल गई थी। जाते जाते याद आया तो भूल गई। तुम लोगों ने उसे खजाना बना डाला। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने उनकी करोड़ों की लॉटरी का टिकट फाड़ दिया हो। हे भगवान, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। तो ये सपना था, सपना ही रह गया। भैया अब क्या करेंगे? आपकी एफडी तो गई, पैसे भी नहीं बचे। हे भगवान, ये सब कुछ सपना था। दादी आप तो गेम खेल गई, हीरोइन भी आप ही और विलन भी। अब हम मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे? सबको बता दिया कि हम अमीर हो गए। अरे तो मैं क्या जानती थी कि तुम लोग इतने लालची हो जाओगे। दादी आपने तो पापा को भी कंगाल बना दिया। दादाजी को कहते थे, अब तो पापा भी उसी लिस्ट में आ गए। हंसी, ठिठोली और अफसोस के बीच घर वाले समझ गए कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं, पर असलियत से मुंह नहीं मोड़ सकते। अम्मा का चावल वाला राज तो कलुआ की उधारी निकला। अब अगली बार अगर मैं कुछ कहूँ ना तो पहले मुझसे पूछ लेना बेटा। अब तो कुछ भी बोलो अम्मा, मैं चावल खरीदने से डरने लगा हूँ। चलो भैया, अब बचत फिर से शुरू करते हैं। हाँ, अब बुर्ज खलीफा का सपना अगले जन्म में पूरा करेंगे। दिनेश और अनीता का एक खुशहाल परिवार था। उनके घर में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर उनकी बहू को अपने ससुराल रहने से ज्यादा मायके रहना अच्छा लगता था। क्या बात है, आज इतनी चुप क्यों? सुबह तो ठीक लग रही थी। कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ। बताओ तो सही, मेरी प्यारी पत्नी के दिल में क्या चल रहा है? बस माँ की बहुत याद आ रही है। अच्छा, पर अभी तो कुछ दिन पहले ही होकर आई थी ना वहाँ। हाँ, लेकिन माँ से दूर रहना बहुत मुश्किल लगता है, उनके बिना मन ही नहीं लगता। अरे अब तुम शादी करके आई हो, ये तुम्हारा घर है, माँ पापा भी तो है यहाँ। हाँ, पर मायके की बात अलग होती है। वहाँ माँ पापा के साथ जो अपनापन महसूस होता है वो कहीं और नहीं मिलता। देखो रानी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें उनकी याद आती होगी, पर हर हफ्ते मायके जाना तो सही नहीं है। यहाँ भी तो अब तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। और वहाँ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। माँ पापा बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें भी तो मेरी जरूरत है। मुझे बुरा नहीं लग रहा कि तुम वहाँ जाना चाहती हो, लेकिन अगर हर बार मायके का ही ख्याल रखोगी तो यहाँ के रिश्ते कैसे निभाए जाएंगे? मैं यहाँ सबको पूरा ख्याल रखती हूँ, फिर भी जब भी मैं मायके की बात करती हूँ तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा बार बार मायके जाने का मन करता है तो माँ को भी तो बुरा लगता है ना। माँ को बुरा लगता है? वो कहती है जब से शादी हुई है तुम्हें ससुराल से ज्यादा मायके में ही रहना अच्छा लगता है। हाँ, तो उन्हें समझना चाहिए ना कि मैं सिर्फ उनकी बहू ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। लेकिन रानी, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तुम्हें पता है जब भी मैं मायके जाती हूँ मेरी माँ कितनी खुश हो जाती है। रानी देखो, बात को समझो तुम। वो मेरे बिना बहुत अकेली महसूस करती है, और पापा, उन्हें मेरी कितनी जरूरत है पता भी है तुम्हें? रानी, वहाँ तुम्हारी भाभी है, लेकिन यहाँ भी माँ पापा तुम्हारे सहारे रहते हैं। लेकिन माँ के बिना मैं अधूरी महसूस करती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूँ तो? विकास, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब तुम मायके जाती हो तो ये घर भी सूना सूना लगता है। तो क्या मैं कभी मायके ना जाऊं? ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन हर 2-3 हफ्ते में जाना सही नहीं लगता। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। कितने दिनों के लिए? 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ता?
रानी, अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तुम्हें मेरी खुशी से ज्यादा इस बात की चिंता है कि मैं मायके में कितने दिन रहूंगी। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे जरूरी है। तो जाऊं ना मैं? ठीक है, लेकिन पक्का 1 हफ्ता ही? हाँ पक्का। रानी भावुक होकर विकास को गले लगा लेती है। अपने घर पहुंचती ही उसकी माँ और पिता उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। अरे रानी, तुम अचानक? हाँ माँ, आपकी बहुत याद आ रही थी तो आ गई। अकेले आई हो या विकास और राज भी आए हैं? नहीं पापा, बस राज आया है। राज दौड़ते हुए अंदर आता है और नाना नानी को देखकर खुशी से उछल पड़ता है। सरोज राज को गोद में उठा लेती है और प्यार से चूमती है। मेरा राजा बेटा आ गया, कितने दिन बाद आए हो, बहुत याद आ रही थी बच्चू। मुझे भी। दीदी ये लो चाय, सफर से आई हो, थक गई होगी। हाँ भाभी, सच में बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ आकर। सरोज रानी को प्यार से बैठने का इशारा करती है और उसके सर पर हाथ फेरती है। लेकिन बिना बताए क्यों आई बेटा? सरप्राइज देने के लिए। बेटा फिर भी बता के आती तो सही रहता ना। भला बता के भी कोई सरप्राइज दिया जाता है? सभी हंस पड़ते हैं। घर में खुशी का माहौल बन जाता है। रानी वापस अपने ससुराल चली जाती है, पर रानी का ये मायके का सिलसिला थमता नहीं। कुछ दिनों बाद रानी फिर से बोल पड़ती है। माँ जी, अब से एक बात कहनी थी। हाँ बहू बोलो। मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। फिर से? अभी कुछ हफ्ते पहले ही तो होकर आई हो। हाँ, लेकिन माँ पापा से मिले भी काफी दिन हो गए ना। देखो रानी, तुम्हारा मायका है, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी इस घर में है। बार बार वहां जाना सही नहीं है। पर माँ जी, देखो बेटा, हम तुम्हें मायके जाने से रोकते नहीं, लेकिन हर महीने जाना तो सही बात नहीं है। विकास और हम सबको भी तो तुम्हारी जरूरत है ना। रानी कुछ कहने जाती है, लेकिन अनीता के लहजे को देखकर समझ जाती है कि कोई फायदा नहीं है। रानी मायके जाने की ठान लेती है और वो अपने बेटे राज को एक रट्टा लगवा लेती है। राज, इधर आओ बेटा। क्या हुआ मम्मा? देखो, अगर मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूं तो तुम मेरी एक बात मानोगे? सच मम्मा? कौन सी बात? जब पापा आए तो उनसे कहना मुझे नानी के घर जाना है। बस जिद पकड़ लेना जब तक पापा हाँ ना बोले। लेकिन मम्मा, दादी ने तो मना किया था। हाँ, लेकिन अगर तुम पापा और दादी से कहोगे तो वो मान जाएंगे और फिर हम नानी के घर मजे करेंगे, ठीक है? और मुझे चॉकलेट भी मिलेगी? हाँ बेटा, बहुत सारी। ठीक है मम्मा, मैं पापा और दादी से कहूंगा। रानी मुस्कुरा देती है और राज खेल में लग जाता है। शाम होते ही जैसे ही विकास घर आता है, राज अपनी जिद का नाटक शुरू कर देता है। राज अपनी दादी और दादा से भी यही जिद करने लगता है। पापा, मुझे नानी के घर जाना है। अरे बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तो गए थे नानी के घर। ना, मुझे अब भी जाना है। अनीता और दिनेश भी बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ राज बेटा? दादी, मुझे नानी के घर जाना है बस। लेकिन बेटा, अभी तो तुम वहीं से आए हो। ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? वहाँ नानी है, नाना है और बहुत सारी चॉकलेट भी। विकास समझ जाता है कि राज को ये बात सिखाई गई है। वो रानी की ओर देखता है जो चुपचाप खड़ी है। तभी अनीता विकास से कहती है, बेटा मेरा मानना है कि राज को उसकी नानी के घर छोड़ाओ। जब उसका मन भर जाएगा तब आ जाएगा। नहीं माँ, मैं अपने बेटे को अकेले नहीं भेज सकती। तो फिर? अगर राज जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। क्यों? हाँ, मैं राज को अकेले नहीं भेज सकती ना। वो छोटा है, अभी उसे मेरी जरूरत है। रानी, तुम फिर से वही कर रही हो। तुम हर बार मायके जाने के बहाने ढूंढती रहती हो। ये कोई बहाना नहीं है विकास। मैं राज के साथ 2 महीने के लिए मायके जा रही हूँ। राज की जिद और रानी के फैसले के आगे सब चुप हो जाते हैं। विकास गहरी सांस लेकर चुप हो जाता है। रानी के जाने के बाद ही राज और उसके घर वालों को बहुत परेशानी आने लगती है। माँ, टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? मुझे देर हो रही है। बस बेटा बना रही हूँ, थोड़ा इंतजार कर लो। माँ, रोज रोज देर हो रही है, ऑफिस में सब नाराज हो जाते हैं। बहू होती तो ये सब दिक्कत नहीं होती, वो टाइम से टिफिन बना देती थी। विकास कुछ नहीं बोलता, बस गहरी सांस लेकर मोबाइल निकालकर देखता है। तभी ऑफिस से कॉल आता है। हाँ सर, बस निकल रहा हूँ। अनीता जल्दी जल्दी टिफिन पैक करके देती है, लेकिन विकास का चेहरा चिड़चिड़ाहट से भर जाता है। रानी के न रहने के कारण अनीता की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें घर का काम करना पड़ता है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सर भारी लग रहा है, बहुत थक गई हूँ। तो तुम आराम क्यों नहीं कर लेती? अगर मैं आराम करूंगी तो घर का काम कौन करेगा? कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, सब कुछ पड़ा है। रानी होती तो सब संभाल लेती। अब बस पे करो, अपनी मर्जी से गई है वो, अपनी मर्जी से आएगी। हमें तो संभालना पड़ेगा अपने घर का काम।
इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। अनीता किसी तरह उठकर दरवाजा खोलती है। दूध वाला खड़ा था। अनीता दूध लेती है, तभी राज की पढ़ाई कमजोर होने की शिकायत आती है। हेलो लोकेश जी, हम राज के स्कूल से बोल रहे हैं। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ जी, बताइए। राज की पढ़ाई में बहुत गिरावट आ गई है। वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा और उसके टेस्ट में नंबर भी बहुत कम आए हैं। क्या? लेकिन घर पर तो वो पढ़ाई करता है। ऐसा लग तो नहीं रहा। क्या उसकी माँ उस पर ध्यान नहीं दे रही? माँ? वो तो इन दिनों मायके गई हुई है। देखिए, पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। राज अभी छोटा है, उसे लगातार ध्यान देने की जरूरत है। जी, मैं कोशिश करूंगा। फोन कटते ही विकास सर पकड़कर बैठ जाता है। घर की सारी परेशानियां अब उसे साफ नजर आने लगती है। लेकिन विकास इस बार रानी को सबक सिखाने की सोचता है। कुछ दिनों बाद वो रानी के मायके पहुंच जाता है। भाभी, विकास घर आएंगे। अरे वाह, फिर तो उनके लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। हाँ भाभी, उनकी पसंद का खाना बनाओ ताकि खुश हो जाए। लगता है दीदी वो आपको लेने के लिए आ रहे हैं। हाँ, देखते हैं। विकास के आने की बात घर के सभी लोगों को पता चलती है कि विकास कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि रानी के साथ 2 महीनों के लिए रहने आए हैं, जिस वजह से घर में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। रोहन, एक बात कहूँ? हाँ, बोलो बोलो। विकास जीजाजी जब से आए हैं मुझे अपने कपड़ों पर ध्यान देना पड़ रहा है। ऐसा क्या हुआ? पहले मैं आराम से जो चाहती थी पहनती थी, लेकिन अब तो मुझे हर बार सोचकर सलवार सूट पहनना पड़ता है। हाँ, वो तो मैंने भी नोटिस किया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मैं हमेशा अपने हिसाब से रहती थी, अब अचानक मुझे खुद को बदलना पड़ रहा है। वो तो मैं समझ सकता हूँ, पर रोहन, मुझे हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है मैं कैसे बैठूं, क्या पहन रही हूँ। ये सब ना बहुत परेशान कर रहा है मुझे। अरे बस कुछ दिन की बात है, झेल लो। झेल ही तो रही हूँ, और क्या कर सकती हूँ। वो उदास होकर अलमारी से सूट निकालती है और जींस वापस रख देती है। दोपहर में रोहन ऑफिस की मीटिंग में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर बच्चों के खेलने और घर की चहल पहल से बार बार परेशानी होती रहती है। रोहन, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या आसपास बहुत शोर है? अब सॉरी सर, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ। वो जल्दी से माइक म्यूट करता है और बाहर जाकर देखता है राज, रानी और बाकी घर वाले हंसते बोलते दिखाई देते हैं। अरे यार, थोड़ा धीरे बोल सकते हो क्या? मीटिंग में हूँ मैं। ओहो, तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब से जीजाजी आए घर में कोई शांति नहीं बची। घर तो घर ही रहेगा ना, ऑफिस थोड़ी बन जाएगा। रोहन निराश होकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। गहरी सांस लेकर माइक ऑन करता है। मीटिंग चलती रहती है, लेकिन रोहन का ध्यान भंग होता रहता है। शाम का समय होता है। सरोज सोफे पर बैठी चुपचाप सोच रही थी, तभी उसकी सहेली सविता का फोन आता है। अरे सरोज, कल की किट्टी पार्टी के लिए तैयार हो ना? नहीं यार, अब मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है, पर दामाद जी आए हुए हैं। अब उनके सामने बार बार किटी पार्टी के लिए जाना अच्छा नहीं लगेगा। अरे छोड़ो ना, दामाद थोड़ी रुकेंगे। बात रुकने की नहीं है, लेकिन घर में हर समय उन्हें देखना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। चलो फिर अगली बार सही। सरोज फोन रखकर सोच में पड़ जाती है और किटी पार्टी का प्लान मन ही मन छोड़ देती है। सुबह का समय, राहुल अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। रोज की तरह वो अखबार उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अखबार वहां नहीं था। अरे मेरा अखबार कहाँ है? पापा, अखबार तो विकास पढ़ रहे हैं। क्या? पर हमेशा मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। अब दामाद है तो उनको थोड़ा सम्मान तो देना चाहिए ना पापा। सम्मान अपनी जगह, लेकिन ये अखबार की आदत सालों पुरानी है। थोड़ी देर बाद विकास अखबार पढ़कर राहुल को देता है। लीजिए पापा, अब आप पढ़ सकते हैं। अब क्या फायदा? जो ताजी खबर होती है वो सबसे पहले पढ़ने का मजा ही अलग होता है। राहुल अखबार खोलता है, लेकिन उसका मूड पहले जैसा नहीं रहता। विकास के आने से घर में रोजमर्रा की जिंदगी बदल जाती है, लेकिन सब मिलके इसके लिए प्लान बनाते हैं। रानी, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? माँ, पराठे बना रही हूँ। अच्छा, तो फिर दोपहर का खाना भी तू ही बना लेना, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ। पर माँ, रोज तो भाभी बनाती है ना। अरे नहीं रानी, तेरे हाथ का खाना ना सबको बहुत पसंद आ गया, आज से तू ही बनाएगी। रानी न चाहते हुए भी दोपहर का खाना बनाती है। शाम होती है। रोहन जैसे ही घर आता है तुरंत अपनी माँ से कहता है, माँ, आज पराठे और दोपहर का खाना किसने बनाया था? मेरे ऑफिस वालों ने बहुत तारीफ की और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अरे तेरी बहन रानी ने, और किसने? माँ, फिर तो रात का खाना भी आज रानी ही बनाएगी। रानी के हाथ का खाना मजेदार होता है।
हाँ, वैसे भी बहू का खाना खा खा के परेशान हो गए, कुछ स्वाद ही नहीं लगता। अच्छा तो ठीक है, आज पूरा खाना मैं ही बनाऊंगी। रानी खुशी खुशी काम में जुट जाती है, जबकि बाकी घर वाले मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह रेशमा कपड़े धो रही थी, तभी सरोज तेज आवाज में उसे डांटने लगती है। ये सुनकर रानी और विकास भी वहां आ जाते हैं। अरे बहू, ये क्या हाल बना दिया है, कपड़ों का धुलाई तक ढंग से नहीं आती। क्या हुआ माँ? माँ, भाभी से क्या गलती होगी? अरे रेशमा को कपड़े धुना ही नहीं आता। मेरी बेटी कितने साफ सुथरे कपड़े धोती थी, एकदम चमकते थे। हाँ माँ, वो तो है, मुझे कपड़े धोना अच्छे से आता है। तो फिर तू ही अपनी भाभी को कुछ सिखा। आज से तू ही घर के कपड़े धोया कर और इसको अच्छे से सिखा। ठीक है, हाँ ठीक है ना, मैं सारे कपड़े धो दूंगी। विकास चुपचाप ये सब देख रहा था, जबकि बाकी घर वाले नजरें मिलाकर मुस्कुराते हैं। दिन भर घर के हर सदस्य रानी से थोड़ा थोड़ा काम करवाने लगते हैं। दोपहर का समय रानी किचन में खाना बना रही थी, तभी राहुल आकर कहता है, रानी जरा मेरे जूते पॉलिश कर देना, बाहर जाना है। जी पापा, अभी कर देती हूँ। मुझे चाय पीनी है, जरा बना दोगी? अब हाँ, बनाती हूँ ना। दीदी, मेरे हाथ में ना चोट लग गई है, आज काम वाले भी नहीं आएंगे। आज आप बर्तन धो देना। हाँ हाँ, अब हाँ धो दूंगी। शाम होते होते तो रानी बुरी तरह थक चुकी थी। वो सरोज के पास जाकर बैठ जाती है। माँ, इतना काम तो मैं अपने ससुराल में भी नहीं करती जितना यहाँ कर रही हूँ। हाँ बेटा, अपने घर का काम तो करना ही पड़ता है ना। माँ, मुझे लगता है अब मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। इतना सुनते ही घर के बाकी सदस्य पास आ जाते हैं। अरे नहीं दीदी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, कुछ दिन और रुक जाओ ना। हाँ रानी, तेरे बिना घर सूना सूना लगने लगेगा। दमाद जी तो हमारे साथ अच्छे से घुल मिल गया है, ऐसे अचानक जाना ठीक नहीं लगेगा। पापा, अब बहुत दिन हो गए, मुझे सच में वापस जाना चाहिए। अरे बेटा, अब आई हो तो थोड़ा और रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है। माँ, असल में ना वहाँ विकास के माता पिता भी अकेले हो गए होंगे, इसलिए मुझे जाना ही चाहिए। पर दीदी, आप थकी हुई लग रही हो, कुछ दिन और आराम कर लो। नहीं भाभी, असल में वहाँ भी तो घर के काम है, मुझे अब सच में निकलना होगा। विकास सब समझ चुका था और सभी घर वाले एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो चुका था। रानी अपने कमरे में सामान पैक करने चली जाती है। विकास मुस्कुराते हुए सरोज और राहुल के पास आता है। माँ पापा, मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अरे नहीं दामाद जी, जिस समस्या को मैं इतने दिनों से सुलझाने की कोशिश कर रहा था, आपने उसे पल भर में हल कर दिया। बेटा, इस तरह से धन्यवाद न करो, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ बेटा, कभी कभी गलती का एहसास करवाना जरूरी होता है। सही कहा माँ। अब मैं रानी और राज को लेकर वापस चलता हूँ, नहीं तो कहीं ये फिर से रुकने का मन ना बना ले। सभी हंस पड़ते हैं। विकास रानी और राज को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। एक रोज आलोक हमेशा की तरह अखबार पढ़ रहा था और आवाज देकर अपनी पत्नी श्वेता से कहता है, सुनती हो, पेपर के साथ गरम चाय मिल जाए तो बात बन जाए। लाती हूँ। श्वेता 2 कप चाय बनाकर लाती है, 1 कप आलोक को देती है और 1 कप चाय खुद लेकर आलोक के बगल में बैठकर पीने लगती है। हमारी शादी को 25 साल होने को आ गए, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि तुम इतना क्या पढ़ते हो घुसकर। अरे बाबा, फिर से रेड पड़ गया अग्रवाल वालों के यहाँ। पता नहीं इतना पैसा कहाँ से लाते हैं। एक हम है जिसके पास खुद के खर्च के लिए पैसे पूरे नहीं हो पाते। आलोक की बात सुनकर नंदिनी वहां आती है। दिखाइए पापा पेपर एक बार। नंदिनी पेपर पढ़ती है और रेट के बारे में पढ़ती है। कितना पैसा इनके यहाँ, कुछ हमें भी मिल जाता तो मज़ा आ जाता नहीं। पता है, एक बार मैंने सुना था कि इनके यहाँ रेट पड़ी थी, तब बोरा भर भर के पैसे ये लोग अपनी छत से फेंक रहे थे। पापा, उस वक्त आपको भी एक बोरा लूट लेना चाहिए था ना, हम भी अब तक तो लखपति हो चुके होते। दोनों बाप बेटे को कोई काम नहीं है, उनके पैसे देखकर हमें क्या मिलेगा। बेटा, ये लोग अपने ही नौकरों को खड़ा रखते होंगे ताकि बाद में उन्हें वो फेंके हुए पैसे वापस मिल जाए। हाँ, तुम्हें तो जैसे बताकर कर रहे होंगे। अरे कोई नौकर वोकर नहीं थे। नहीं, आपको बताकर सब करते होंगे ना। अरे आप दोनों क्यों लड़ रहे हो, दूसरों की बातों से घर में कलेश क्यों कर रहे हो। बेटा, मैंने क्या गलत कहा। ऐसा कोई रिश्ता हमें मिले तब ना। तेरी शादी ऐसे ही किसी घर में हो जाए तो हमारी नैया पार हो जाएगी। छोड़ो, मुझे अखबार पढ़ने दो। श्वेता अपनी रसोई में चली जाती है और आलोक न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। नंदिनी भी तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में बस उसके दिमाग में रेड वाली बात घूमने लगती है। नंदिनी को खोया खोया देख उसकी फ्रेंड स्नेहा कहती है,
अरे क्या सोच रही है नंदू? इतनी देर से देख रही हूँ। तू किसी के ख्यालों में खोई है क्या? अरे यार क्या बताऊं, आज अखबार में देखा किसी अग्रवाल परिवार में रेड पड़ी है। साला इतना पैसा देख के मेरे तो दिमाग के तोते उड़ गए। उनके घर में कोई लड़का तो होगा ही ना, तो उनके घर की किसी लड़की को पटा क्यों नहीं लेती? अरे पागल, बड़ा ना वो मुझसे पटेगा। मुझे तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे गधी, पेपर में उनका एड्रेस दिया होगा। और तेरी अदाओं पर तो कोई भी फिदा हो जाएगा। लड़के लड़कियों की अदाओं पर मरते हैं, ना कि पैसों पर। अरे दिमाग चला अपना। नंदिनी कॉलेज जाती है और पूरा दिन यही सोचती रहती है कि इस खानदानी लड़के तक कैसे पहुंचूं। इधर आलोक भी उसी लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता लगाने में लगे रहता है। कॉलेज से आकर नंदिनी न्यूज़पेपर पढ़ती है और उसमें उन खानदानी लोगों का पता देखती है। अच्छा, सूता पट्टी। एक बार चल के देखा जाए उनका घर। स्नेहा को कॉल करती हूँ। नंदिनी स्नेहा को कॉल करती है और सज संवर कर घर से निकलने लगती है। श्वेता उसे देखकर कहती है, अरे अभी तो तू आई है, अभी कहाँ चली जा रही है? ये सब क्या है? मम्मी तुम्हें पैसे वाला दामाद चाहिए था ना, उसी का इंतज़ाम करने जा रही हूँ। अरे गधी, कोई उल्टी सीधी हरकतें मत करना। इधर नंदिनी स्नेहा के साथ अग्रवाल वालों का घर देखने निकल जाती है। उधर आलोक भी अपने दोस्त के साथ अग्रवाल वालों का घर देखने निकल जाता है। सूता पट्टी चारों पहुंच जाते हैं। वहां जाकर नंदिनी देखती है कि अगल बगल 2 घर हैं। दोनों घर के बाहर अग्रवाल हाउस लिखा हुआ है। कौन सा घर है? कन्फ्यूजन हो रहा है। अरे घर तो दोनों सुंदर है, लगता है एक ही आदमी के 2-2 घर हैं। एक काम करते ना, थोड़ा वेट करते हैं, कोई तो घर के बाहर आएगा ना। वाह, दिमाग लगाना सीख गई तू। इधर आलोक भी अपने दोस्त के साथ दूर खड़ा इसी असमंजस में था कि जिस घर में रेड पड़ी है वो घर दोनों में से कौन सा है। अरे क्या इतना सोच रहा है? दोनों ही घर पैसे वाले लग रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं दिख रहा। इस जगह पर घर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। अरे वही तो, कभी एक के घर तो कभी दूसरे घर में रेड पड़ती रहती होगी। दोनों का नाम अग्रवाल वाले ना, तो समझ में नहीं आ पाता होगा। अरे पर तो अब क्या किया जाए? करना क्या है, बस पता चल जाए दोनों में से किसके घर में बेटा है, वहीं अपनी बेटी का रिश्ता भिजवा दे। एक काम कर, तू अपनी दुकान जा, मुझे यहीं बगल में काम है, मैं पता करता हूँ। आलोक चला जाता है। इधर नंदिनी और स्नेहा दूर खड़ी इंतजार करती रहती है। तभी अग्रवाल वालों के घर से एक लड़का निकलता है, सूट बूट में एकदम बाबू साहब की तरह। नंदिनी और स्नेहा उसे देखकर लट्टू हो जाती हैं। यार क्या हैंडसम है। तू अगर नहीं होती ना तो मैं ही इससे शादी कर लेती। मेरी तो सांस अटकी पड़ी है। अरे रुक ना, देख अब मैं क्या करती हूँ। नंदिनी अपनी स्कूटी से जाती है और जाकर उस लड़के के सामने खड़ी होकर अपनी गाड़ी खड़ी होने की एक्टिंग करने लगती है। अब इतनी धूप में स्कूटी दिखवाने कहाँ जाऊँ, कितनी धूप हो रही है। एक्सक्यूज़ मी मैडम, बुरा न माने तो आप मेरी गाड़ी से चल सकती हैं, मैं आपको छोड़ दूँगा। अब क्या करूँ, मजबूरी है, मुझे जाना तो पड़ेगा। नंदिनी अमन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते भर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इधर स्नेहा स्कूटी लेकर अपने घर चली जाती है। दोनों मिलने जुलने लगते हैं। एक दिन नंदिनी अमन से कहती है, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, सोच रही हूँ शादी कर लूँ। क्यों, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मेरे पसंद होने से क्या होता है, तुम्हारे घर वाले मुझे थोड़ी ना अपने घर की बहू बना लेंगे। अरे क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, वो सब मैं देख लूँगा, तुम मुझ पर छोड़ दो। अमन के घर वाले नंदिनी के घर रिश्ता भेज देते हैं। लड़के का बायोडेटा देखकर आलोक कहता है, अरे ये तो वही अग्रवाल वाले हैं, मुझे मेरे दोस्त ने इस लड़के की तस्वीर भेजी थी। इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, मेरे नंदिनी के तो भाग्य ही खुल गए। अरे तो तुरंत हाँ बोल दो ना इस रिश्ते के लिए। तभी वहाँ एक पड़ोसन आकर कहती है, शादी ब्याह का मामला है, कम से कम लड़के के बारे में पता तो कर लो और बिटिया से पूछो कि उसे लड़का पसंद है या नहीं। ज़रूरी नहीं कि पैसे वाले घर में लड़की खुश ही रहे। हाँ, आप ठीक बोल रही हैं। श्वेता अंदर जाकर नंदिनी से बात करती है। अरे यार मम्मी, कितनी मुश्किलों से अमन को पटाया है, ये पड़ोसनों के चक्कर में ना इसे जाने नहीं दूंगी मैं। आपको पता भी है कितनी मुश्किलों के बाद अमन मेरे प्यार में पागल हुआ है, ऐसे ही उनके घर से रिश्ता नहीं आ गया। तुम भी ना सबकी बात सुनना कम करो। ठीक है जी, आप उनसे बात कर लीजिए बस।
आलोक फ़ोन करके अमन के पिता विश्वनाथ से बात कर लेता है। ठीक है, तब कल आप लोग आकर हमारा घर और बाकी सब कुछ देख लीजिए। अरे नहीं जी नहीं, देखना क्या है, आप लोगों के बारे में कौन नहीं जानता। हम तो बड़े धन्य हो गए जो हमारी बेटी को आपके जैसा परिवार मिला। अमन और उसके परिवार वालों के बारे में कोई कुछ भी पता नहीं लगवाता और दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी में अमन के घर वाले भर भर कर नंदिनी को जेवर चढ़ाते हैं और इतने जेवर चढ़ते देख आलोक की नाक ऊंची हो जाती है। शादी में आए लोग और रिश्तेदार तारीफ की झड़ी लगा देते हैं। आलोक ने तो लंबा हाथ मारा है, इतने बड़े घर में बेटी दी है। कम से कम 20 लाख का सोना दिया है लड़की को। शादी के बाद जैसे ही नंदिनी अपने ससुराल पहुंचती है, उसके स्वागत में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और उस पर फूल गिरा रहे होते हैं। ये सब देखकर नंदिनी मन ही मन सोचती है, अब मैं आराम से बस अपनी मनमानी करूंगी। घर तो काफ़ी बड़ा है, सोफे भी सुंदर दिख रहे हैं, मेरा कमरा तो ज़बरदस्त होगा, घर की लाडली बेटे का कमरा जो है। तभी रीना कहती है, बहू अपने घर में आ जाओ, कुमकुम की थाली में पैर रखकर। हाँ बेटा, अंदर चली आओ। नंदिनी अंदर आती है। फिर रीना उसे एक और सोने का हार देती है। बहू ये हमारे खानदानी जेवर है, अब से ये सब तुम्हारे हुए, ध्यान रखना। हाँ जी मम्मी जी। चल अब कमरे में जा और आराम कर ले, थक गई होगी ना। नंदिनी अपने कमरे में जाती है और कमरा देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। चौंकती हुई नंदिनी अमन से कहती है, क्या ये हमारा कमरा है? ये कितना नॉर्मल सा है। हाँ, मुझे सिंपल चीज़ें ही पसंद है। ओह अच्छा, मैं तो डरी गई थी एक बार के लिए। नंदिनी अपने माथे पर हाथ डालती है, उसके हाथों में फूल आ जाते हैं। नकली फूल? स्वागत में कौन नकली फूल बिछाता है? अमन नंदिनी के हाथों से नकली फूल ले लेता है और कहता है, अरे फेंक मत देना इसे, वापस इसे जमा करके रखेंगे, फिर कोई आएगा तो काम आएंगे। नंदिनी तो भौंचक्की रह जाती है। अरे इतना पैसा है तुम्हारे पास, फिर भी तुम्हें ये नकली फूल जमा करके रखने हैं? यार मैं इसे जमा करके लाया था बगल वाले अग्रवाल जी के घर से, जब उनके यहाँ शादी का डेकोरेशन खुल रहा था ना तब। खुद के घर पर आए दिन रेड पड़ती है और जनाब दूसरे के यहाँ से सामान लेकर आए। अमन नंदिनी की बातों पर ध्यान नहीं देता और सोने चला जाता है। नंदिनी भी सो जाती है। अगली सुबह नंदिनी जल्दी जल्दी नहा धोकर रसोई में जाती है। रसोई में नाश्ता बनाते वक्त बहुत गर्म हो जाता है। एग्जॉस्ट ऑन कर देती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। एग्जॉस्ट तो महंगा वाला लग रहा है। अमन भी ना इतना पैसा होकर क्यों ऐसे रहता है, समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक कर दूंगी। नंदिनी एग्जॉस्ट ऑन कर देती है, लेकिन उसके बाद भी उसे राहत नहीं मिलती। पता नहीं अकबकाहट क्यों हो रही है, कहीं एग्जॉस्ट खराब तो नहीं हो क्या? नंदिनी नाश्ता बनाकर सबको परोसती है। नाश्ता देखते ही रीना कहती है, बहू ने आते ही रसोई संभाल ली, और मुझे क्या चाहिए? ये लो बहू तुम्हारा नेग। अमन लगता है हॉल का एसी काम नहीं कर रहा, बहुत गर्मी लग रही है। विंडो एसी तो 2 मिनट में ठंडा कर देता है। अरे बेटा ये एसी नहीं है, ये तो कूलर है, एसी का तो बस ढांचा है। क्या ये एसी नहीं है? अरे नहीं नहीं, वही तो मैं तुम्हें कह रहा था, लेकिन तुम्हें मेरी सुननी कहाँ है। हमारे कमरे में भी कूलर है, एसी नहीं, उसमें भी ना बस एसी का ढांचा लगा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों किया है? अरे बहू एसी में कितना पैसा लग जाता है, कहाँ से आएगा इतना पैसा? इसीलिए हमने एसी का ढांचा इस्तेमाल कर लिया। अच्छा भी लगता है और लोगों को लगता है कि हम कितने अमीर हैं। मतलब क्या है? अरे यार तुम भी ना ये सब छोड़ो और नाश्ता करो हमारे साथ। नाश्ता तो बहुत अच्छा बना है बहू। इतने में ही पड़ोस की एक औरत वहाँ आती है। क्या रीना, बेटे की शादी की और एक मिठाई तक नहीं खिलाई? अच्छा तू थी ही नहीं यहाँ तो क्या करती मैं? हाँ शादी में गई थी ना तू, बता क्या खाना है? मुझे तो काजू की बर्फ़ी ही पसंद है। अरे बर्फ़ी कौन सी बड़ी चीज़ है, मैं अभी तुरंत मंगवा देती हूँ। काजू की बर्फ़ी होनी चाहिए, ये नहीं कि काजू बोलकर तुम मूंगफली की बर्फ़ी खिला दे, जैसे तो घर के फर्नीचर के साथ करती है।
पड़ोसन की बातें सुनकर नंदिनी को धक्का लग जाता है। कहीं पैसे वाले के चक्कर में मैं किसी गरीब परिवार में तो नहीं आ गई हूँ। अमन बर्फी लाकर पड़ोसन को देता है। पड़ोसन बर्फी खाकर चली जाती है। देखा माँ, आंटी को कुछ पता नहीं चला, मैंने आज भी मूंगफली वाली ये बर्फी उन्हें खिला दी। ये सुनकर नंदिनी तुरंत पड़ोसन के पीछे भागती है। हाँ, आंटी एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब आप क्या कह रही थी? अरे बेटी, तुमने कैसे इन कंगालों के घर में शादी कर ली? ये लोग तो खानदानी गरीब है। क्या? हाँ, अमन के दादा परदादा सबका यही हाल था। मेरी बातों का यकीन नहीं है तो कुछ दिन रुको, तुम्हें सब पता चल जाएगा। नंदिनी के होश उड़ जाते हैं और वो अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, अगर इनकी बात सही निकली तो क्या होगा? मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। नंदिनी वापस घर आती है और हॉल में लगे सोफे पर बैठने लगती है। तब रीना उसे रोकते हुए कहती है, अरे बहू, थोड़ा आराम से बैठ। हाँ, सोफे के नीचे प्लास्टिक का चेयर लगा है, सोफे का तो बस ढांचा है। क्या? इस घर में सब ढांचे ही है, असली का कुछ भी नहीं है क्या? अब क्या करे बहू, जितना है उसी में गुजारा करना पड़ता है। नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ श्वेता को फ़ोन करती है। फ़ोन उठाती ही श्वेता कहती है, तेरे ससुराल वालों की सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे, तुझे तो एक गिलास पानी भी नहीं उठाना पड़ रहा होगा। अरे कर मज़े इसी में। क्या मम्मी, क्या मज़े करूँ मैं? ये लोग तो खानदानी गरीब है। और फिर नंदिनी सारी बात अपनी माँ को बताती है। अरे बेटा, तू पागल है क्या? इतना सोना तुझे चढ़ाया है, ये सब ड्रामा करना पड़ता है ताकि लोगों को लगे कि ये गरीब है और इनके यहाँ रेड ना पड़े। तू भी ना पगली। हाँ, ये हो सकता है। अब नंदिनी का दिमाग शांत हो जाता है और वो नाश्ता करके अमन से कहती है, चलो ना, आज मुझे अपनी BMW में घुमाने ले चलो ना, मैं बैठ के देखना चाहती हूँ कैसा लगता है। इसमें क्या है, चलो। नंदिनी तैयार हो जाती है। गाड़ी देखकर उसे सुकून मिलता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है उसका सुकून छीन जाता है। BMW क्या अंदर से ऐसी नॉर्मल गाड़ी की तरह ही होती है क्या? अरे नहीं तो, ये तो मैंने BMW का एक ढांचा लगवा लिया है मेरी गाड़ी में। ये गाड़ी तो नैनो है। नंदिनी गाड़ी से उतर जाती है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम लोग खानदानी गरीब लोग हो। नंदिनी अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है और सच पता लगाने में लग जाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन नंदिनी को कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता। एक दिन नंदिनी जब नहाकर निकलती है तो उसकी नज़र उसके गले की चेन पर पड़ती है। ये चेन का कलर कैसे चला गया? कहीं ये नकली तो नहीं है? इतनी जल्दी तो सोने का चेन ऐसा नहीं हो जाता। नंदिनी रसोई में जाती है और एग्जॉस्ट खोलती है। पता नहीं साला क्यों लग रहा है, नाम का ढांचा लगा दिया है, काम कुछ नहीं करता। वो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। नंदिनी एग्जॉस्ट के ढांचे को फेंककर रसोई में एक टेबल फैन लगा लेती है और स्नेहा को कॉल करके कहती है, स्नेहा, तू मेरे ससुराल के बाहर आकर मुझे कॉल करना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, सब गड़बड़ हो गया है। अरे बता तो, ऐसा भी क्या हो गया है? अरे सब बताऊंगी ना शाम को। शाम को स्नेहा आती है और नंदिनी अपने सारे जेवर लेकर स्नेहा के साथ सुनार के पास जाती है। भैया, आप ये देखकर बताओ ना, इस पे कितना % गोल्ड है? मैडम, ये तो गोल्ड है ही नहीं, ये तो पीतल है और उस पर सोने की पॉलिश की हुई है। भैया, आपने ठीक से चेक तो किया ना? हाँ मैडम, हमारा रोज़ का यही काम है। नंदिनी के आंसू निकल जाते हैं। स्नेहा, मैं तो बर्बाद हो गई, खानदानी गरीब लोग हैं मेरे ससुराल वाले, अब मैं क्या करूं? मुझे तेरी हालत देखकर ना वो गोविंद और रवीना टंडन की कहानी याद आ गई, जिसमें दोनों गरीब होते हैं लेकिन एक दूसरे को पैसे वाले समझते हैं। यार तू भी ना, अभी मेरे मम्मी पापा को बोल मेरे ससुराल मुझे लेने आ जाए। स्नेहा श्वेता को फ़ोन करके उसे सब कुछ बताती है। आलोक और श्वेता उसी वक्त नंदिनी के ससुराल पहुंच जाते हैं। नंदिनी और स्नेहा भी घर पहुंच जाती हैं। समधी जी, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, तलाक के पेपर पहुँच जाएंगे आपके पास। अरे मुझे क्या पता था कि आप लोग खानदानी रईस नहीं, खानदानी गरीब है। मैंने कहा था लड़के वालों का पता लगवा लो, लेकिन आप दोनों बाप बेटी को तो मेरी एक नहीं सुननी। पैसे के चक्कर में कुएं में कूद गई। खानदानी गरीब लोग निकले ये तो।
आंटी बाहर तो अग्रवाल का बोर्ड है और रेड भी तो अग्रवाल की यहाँ पड़ी थी ना। हमने गलत घर में अपनी बेटी दे दी। चल नंदिनी यहाँ से, इन भूखे नंगों के यहाँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आलोक और श्वेता नंदिनी को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी विश्वनाथ जाकर अपने अग्रवाल वाले बोर्ड को हटाकर अग्रवाला का बोर्ड लगा हुआ दिखाता है। ये सब हमने रेड से बचने के डर से ही किया, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं। जब मेरे घर की लक्ष्मी ही चली जाएगी तो अब रेड पड़नी है तो पड़े। मैं कुछ समझा नहीं। हम वही अग्रवाला है जिनके यहाँ रेड पड़ी थी। रेड दोबारा ना पड़े इसके लिए हमें ये एक्टिंग करनी पड़ी। तभी श्वेता मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो पता था मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है मेरी लाड़ो। नंदिनी अमन के गले लग जाती है। मैं भी खानदानी गरीबों की बहू हूँ। और सब हंसने लगते हैं। पुष्पा जी की बहुएं निधि और स्वाति दोनों एक दूसरे की बेस्ट बडीज थी। खाना पीना घूमना दोनों हमेशा साथ ही किया करती थी। ऐसे ही एक संडे दोनों हाथ पकड़े दिल्ली के कनॉट प्लेस में घूम रही थी। इस बार तुम पहले अपने लिए कुछ देखोगी, समझी? हर बार तुम पहले मेरे लिए चीजें पसंद करने लगती हो और उसी में इतना वक्त हो जाता है कि मम्मी जी का कॉल आ जाता है और तुम्हारी शॉपिंग रह जाती है। तुम्हारे भाई की शादी है ना, चलो पहले तुम्हारे लिए कोई हैवी सा लहंगा देख लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है भाभी, वैसे भी आपसे ज्यादा आपके कपड़े तो मैं ही पहनती हूँ। निधि का हाथ पकड़े स्वाति उसे एक बड़े से शोरूम में ले जाती है और उसके लिए लहंगे देखना शुरू कर देती है। भैया आपके शोरूम का सबसे बेस्ट पीस निकालिए, मेरे देवरानी के भाई की शादी है, वो एकदम खास लगनी चाहिए। और हाँ, उसी ड्रेस के मैचिंग का एक गाउन भी दिखाइएगा, हम दोनों बहनें लगनी चाहिए शादी में, क्यों निधि? बिल्कुल सही कहा भाभी, प्रेम सिर्फ मेरा ही भाई नहीं आपका भी भाई है। निधि अपने लिए लहंगे पसंद कर रही थी कि उसकी नजर किस सेक्शन के एक छोटे प्यारे से लहंगे पर पड़ती है। कितना प्यारा लहंगा है भैया, ये 3 साल की बच्ची को तो आ जाएगा ना। ये लहंगा सिमी के लिए ले लेते ना भाभी। क्यों ले लेते हैं भाई, वैसे भी बहुत कपड़े हैं उसके पास। तुमने और करण ने पहले ही बहुत बिगाड़ कर रखा है उसे। कल ही करण उसके लिए 10 जोड़े ड्रेस लेकर आया है, उसी में से कुछ पहना दूंगी उसे शादी में, और खर्च करने की जरूरत नहीं है। रहने दो ना भाभी। भैया आप वो बच्चे वाला लहंगा पैक कर दो ना। तो कुछ ऐसी थी इस देवरानी जिठानी की ट्यूनिंग। निधि और स्वाति यूं तो देवरानी जिठानी थी, पर सगी बहनों की तरह रहती थी और इसी कारण पूरे मोहल्ले में सभी पुष्पा के घर को सबसे खुशहाल घर मानते थे। पुष्पा के 2 बेटे थे और दोनों ही श्रवण की तरह अपनी माँ की सेवा करते थे और वैसी ही प्यारी बहुएं भी थी। और घर में थी एक शैतान पोती। अब बुढ़ापे में आदमी इसके सिवा और क्या ही चाह सकता है। एक सुबह हाथ में दूध की बाल्टी लिए सौरव घर आता है। कहाँ है मेरी लाडो भाभी? सुबह से मैंने उसे देखा नहीं। सिमी कहाँ है? मॉर्निंग वॉक से तो अभी आए हो, कहाँ से देखोगे उसे? अपने कमरे में बैठी खेल रही होगी। क्या वो अकेली है? निधि उसे अकेला कैसे छोड़ सकती है? मैं जा रहा हूँ उसके पास। करण भागता हुआ सिमी के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। चाचू 5 रुपए दो ना। 5 क्यों, 25 ले ले मेरा बच्चा। नहीं चाचू, ओनली 5 रुपीज, वरना मम्मा डांटेगी। और मम्मा ने डांटा तो छोटी माँ है ना, छोटी माँ बचा लेगी। और तुम क्या कह रहे थे? निधि ने सिमी को अकेला छोड़ दिया। बताओ सिमी, छोटी माँ कभी आपको अकेला छोड़ सकती है? सुबह की 11 बजती ही जैसे ही निधि नहाने के लिए जाती है, बाहर सिमी की शैतानियां शुरू हो जाती है। मैं नहीं खाऊंगी, मैं उल्टी कर दूंगी मम्मा, अब मुझे अच्छे से नहीं खिला रही हो। अरे कितना बोलती है तू, अब मेरी पोती को बोलने भी नहीं दोगे क्या बहू? तो खुद कम बोलती है क्या? ये तो बेचारी बच्ची है। बोल बोल बेटा, खूब बोल। बच्चे अभी जितना बोलते हैं ना, बड़े होकर उतने ही समझदार बनते हैं। अब आप भी इसकी साइड लोगे मम्मी जी। नाश्ता ही नहीं कर रही है, ये परेशान करके रख दिया है इसने मुझे। क्या सिम्मी, नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो बेटा? सिम्मी तो छोटी माँ के हाथ से ही खाना खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी। अरे पर बेटा वो तो नहा रही है ना। तो सिम्मी भी नहाए नहाए करेगी। सिम्मी निधि के पीछे बाथरूम के बाहर पहुंच जाती है और दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। आधा शरीर नहाकर ही निधि को बाहर आना पड़ता है और सिम्मी को गोद में लेकर खाना खिलाना पड़ता है। इसी तरह लाड़ प्यार में सिम्मी पल रही थी
कभी किसी की गोद में तो कभी किसी की गोद में। धीरे धीरे सिम्मी बड़ी होने लगती है और उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है। करण ही सिम्मी को स्कूल से लेकर आता और स्कूल छोड़ता। सिम्मी अब स्वाति से ज्यादा निधि की बेटी लगने लगी थी। सिम्मी को नहलाने खिलाने से लेकर सुलाने तक का सारा काम उसके चाचू और छोटी माँ ही किया करते थे। पर निधि भी तो शादीशुदा थी और उसका भी बच्चा कभी ना कभी तो होना ही था। एक रोज जब निधि सिम्मी को स्कूल लेकर जा रही थी तो रास्ते में उसे पड़ोस की विमला मिलती है। चाची हो तो तेरे जैसी हो निधि, जो जाने नहीं वो तो कभी मान ही ना पाए कि सिम्मी की माँ स्वाति है। कितनी ममता भरी है तेरे अंदर, जेठानी की बेटी से इतना प्यार कर रही है तू, न जाने अपने बच्चे से कितना लगाव रहेगा तुझे। ये तो सही कहा आंटी जी आपने, मुझे बच्चे बहुत पसंद है और सिम्मी तो मेरी सबसे लाडली है। पहली बार इसी ने तो मुझे माँ कहा था। दोपहर के वक्त जब निधि रसोई में काम कर रही थी तो इत्तेफाकन स्वाति भी उससे इसी टॉपिक पर बात शुरू करती है। सब ठीक तो है ना तुम्हारे और करण के बीच में? हाँ भाभी सब ठीक है, क्यों क्या हुआ? शादी के 3 साल तक अगर किसी शादीशुदा जोड़े का बच्चा ना हो ना तो मन में शंकाएं आने लगती है। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस हमने इस बारे में अभी सोचा नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं सोचा तो आप सोच लो। यही सही उम्र होती है बच्चे को जन्म देने की। उसके बाद ऐसी ही औरत का शरीर ढलने लगता है। सही वक्त पर बच्चा होगा ना तो हृष्ट पुष्ट होगा। कहते हैं ना, जब भगवान को किसी को धरती पर भेजना होता है तो वो उसके लिए रास्ता खुद बनाना शुरू कर देते हैं। विमला और स्वाति के टोकने के बाद निधि के दिमाग में बच्चों के बारे में ही चीजें घूम रही थी। रात को निधि को उसकी माँ रंभा का कॉल आता है। इस मई को तेरी शादी को 3 साल पूरे हो जाएंगे। जितना हनीमून पीरियड एंजॉय करना था कर लिया ना तूने, अब तो तू बच्चा कर ले। पर मम्मी, एक तो मैंने बेबी के लिए सोचा नहीं और दूसरा सिम्मी है तो उसके रहते मुझे बच्चों की जरूरत महसूस ही नहीं होती। सोच, जब तेरी शादी हुई थी तो सिम्मी बस 2 साल की थी। तूने तो उसका बचपन देखा भी नहीं। उसका वो पहली बार का रोना, उसका वो चलने की कोशिश करना, फिर भी तू उससे इतनी अटैच्ड है। जब तेरा खुद का बच्चा होगा, 9 महीने तेरे शरीर के अंदर होगा, तो सोच कैसा महसूस करेगी तू। इसी बहाने सिम्मी को भी खेलने के लिए छोटा भाई या बहन मिल जाएगा। और करण, उसे कितनी खुशी होगी ये तो सोच बेटा। ये ना बहुत खूबसूरत एहसास होता है। अब जल्द से जल्द मेरी बात मान और मुझे गुड न्यूज़ दे दे बेटा। ठीक है मम्मा। निधि और करण बेबी के लिए ट्राई करना शुरू कर देते हैं और 1 ही महीने बाद निधि को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। निधि फोन करके करण को जब ये गुड न्यूज़ देती है तो बहुत सारे गिफ्ट्स और बलून लेकर भागता हुआ करण ऑफिस से घर पहुंचता है। चाचू खिलौने, बलून, चाचू दो। हाँ बेटा, तो इससे खेल लेना, पहले चाचू छोटी माँ से मिलेंगे। आज छोटी माँ का बर्थडे है क्या चाचू? नहीं बेटा, ये सब तो छोटे बेबी के लिए है। सिम्मी से भी छोटा बेबी? हाँ, बहुत छोटा बेबी। वो अभी छोटी माँ के पेटू के अंदर है। फिर एक दिन भगवान जी आकर छोटी माँ के पेटू से छोटी बेबी को बाहर निकालेंगे, फिर सिम्मी उसके साथ बहुत खेलेगी। पूरा घर एक साथ गिफ्ट लिए निधि के कमरे में पहुंचता है और उसे बहुत बहुत बधाइयाँ देता है। इस भीड़ में कहीं सिम्मी पीछे ही रह जाती है क्योंकि सबका ध्यान तो निधि पर था। मम्मा गोदी। 2 मिनट बेटा, तुम देख रही हो ना मम्मा काम कर रही है। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक रोज निधि के बगल में सोई हुई सिम्मी खेलने के बहाने उसके पेट पर चढ़ने लगती है। उसी वक्त स्वाति कमरे में आ जाती है और सिम्मी को ऐसा करता देख बिना कुछ सोचे समझे सिम्मी के गाल पर एक तमाचा मार देती है। 5 साल की हो गई हो, दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? बातें दुनिया भर की कर लेती हो और मैनर्स जरा भी नहीं। कौन चढ़ता है छोटी माँ के शरीर पर इस तरह? बदतमीज कहीं की। ये सुनते ही सिम्मी फूट फूट कर रोने लगती है। गंदी मम्मा, तुम गंदी मम्मा। ये कहती हुई सिम्मी अपने कमरे में भाग जाती है। बेटा सिम्मी, क्यों भाभी, क्यों मारा आपने उसे? बेचारी रोते हुए गई है, अब वो नाराज बैठी रहेगी। अरे मम्मी की तो एज हो गई है, वो तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकती, पर तुम्हें तो खुद का ध्यान रखना चाहिए ना। अगर अभी सिम्मी तुम्हारे पेट पर चढ़ जाती और होने वाले बच्चे को कुछ हो जाता तो? और तुम भी ना बच्ची नहीं रही निधि, जरा बड़प्पन दिखाओ और ये झुक झुक कर चीजें उठाना बंद करो।
अपना मुंह झुकाकर मत बैठो, मैं अभी सिमी से बात करती हूँ बस। कुछ दिनों बाद निधि सिमी को स्कूल से ला रही थी कि सिमी के पैर दुखने लगते हैं। छोटी माँ गोदी ले लो। सॉरी बेटा, छोटी माँ के पेट में छोटा बाबू है ना, जब तक बाहर नहीं आ जाता मम्मा आपको गोदी नहीं ले सकती। सबसे गंदा ये छोटा बाबू ही है, इसी के लिए मम्मा ने मुझे मारा था। आई हेट दिस बेबी। इस तरह दिन पर दिन बीतने लगते हैं और सिमी को अपने ही घर में अनवांटेड सा फील होने लगता है। 9 महीने पूरे हो जाते हैं और निधि एक बेटी को जन्म देती है। देखो सिमी, तुम्हारी छोटी बहन आई है, मेरी नैना। अभी तो ये चल भी नहीं सकती, मैं इसे बड़ा होने ही नहीं दूंगी। सिमी हर वक्त नैना पर नजर रखती कि किसी वक्त वो उसे अकेली मिल जाए, पर अपने छोटे से बच्चे को ऐसे अकेला कोई थोड़ी ना छोड़ दे। नैना कभी अपनी माँ के पास रहती तो कभी अपनी बड़ी माँ के पास, कभी अपनी दादी के गोद में तो कभी अपने पापा के गोद में। दादी मुझे गोदी लो, जब से नैना आई है मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। अरे चुप हो जा, जब देखो चपर चपर कान खा जाती है। देख ले रही है नैना सो रही है, मेरे कान के पास आकर शोर मत कर, जा कहीं और जाकर खेल। उछलती हुई सिमी अपनी माँ के पास किचन में जाती है, जहाँ उसकी माँ और छोटी माँ आपस में बात कर रहे थे। तूने डायपर मंगा कर रखा कि नहीं नैना के लिए? कल रात को डायपर का पैकेट खत्म हो गया था, याद तो है ना? और कोई सॉफ्ट वाला मंगवाना, वरना बेचारी को रैशेस हो जाएंगे। हाँ भाभी, पहले दूध की बोतल धो लूँ, उसके बाद मंगवाती हूँ। सिमी यहाँ भी नैना की बात होता सुन लेती है और गुस्से में जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। रात के वक्त करण और निधि अपने बीच नैना को सुला रहे थे, तभी सिमी कमरे में आती है। मेरी जगह अब ये सोएगी तो मैं कहाँ सोऊंगी? आप ये हमारे पास सोगी, छोटी मम्मा के पास, आ जाओ। अरे पर हम चारों बेड पर कैसे आएंगे निधि? सिमी बच्ची है, अगर उसका हाथ लग गया नैना को तो दिक्कत हो सकती है। अब बेटा आज आप मम्मा पापा के पास सो जाओ। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। नैना 3 साल की हो जाती है। उसके बर्थडे पर एक बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। इतना बड़ा केक? ये तो मैं ही काटूंगी। सिमी भी ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, 7-8 साल में बच्चों को कितनी ही समझ होती है। केक के सामने नैना के पहले ही सिमी जाकर खड़ी हो जाती है और केक कट करने लगती है। अरे बेटा तेरा जन्मदिन नहीं है आज, अपने जन्मदिन पर तू काटती है ना केक, आज नैना बेटी का जन्मदिन है, वो काटेगी केक। ये कहकर पुष्पा सिमी को एक तरफ कर देती है और नैना को गोद में उठाकर उससे केक कट करवाती है। यहाँ पार्टी में जहाँ तालियां गूंज रही थी, वहाँ सिमी के मन में अलग ही शोर चल रहा था। इतना बड़ा केक तो कभी मेरे बर्थडे पर भी नहीं कटवाया किसी ने। मेरे 2-4 फ्रेंड्स को बुलाकर समोसे खिला देती है मम्मी, और नैना के लिए इतनी बड़ी पार्टी। सब बहुत बुरे है। नैना ने मुझसे सबका प्यार छीन लिया। ना आप चाचू मुझसे प्यार करते हैं, ना मम्मा, ना दादी। अपने घर के लोगों का प्यार मैं वापस पाकर रहूंगी। और अगले ही दिन से सिमी का रूप बदल जाता है। वो नैना को लाड प्यार करना शुरू कर देती है। भाभी ये देखिए तो नैना कितनी शैतानियां करती है, कुछ खा ही नहीं रही है। खा लो छोटा बाबू, दीदी खिलाएगी तो खाओगी ना तुम। देखो छोटी माँ, कैसे नैना खाने को तैयार हो गई। आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना अपनी छोटी बहन के साथ, मैं इसे अच्छे से खाना खिला दूंगी। और इस तरह पूरा दिन सिमी नैना के साथ ही घूमती फिरती रहती। चलो अच्छा है, सिमी बड़ी हो रही है, समझदारी आ रही है इसमें। देखा नहीं कैसे सुबह से नैना को संभाल कर रखा है इसने। अब तुम्हें नैना की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निधि, छोटे बच्चे दूसरे बच्चों को ज़्यादा आसानी से संभाल पाते हैं। दोनों बच्चे साथ रहेंगे तो तुझे फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। अगली सुबह सिमी नैना से कहती है, ठीक है नैना, तुम घर पर ही रहो, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। ना दीदी, नैना को छोड़कर ना, नैना भी आएगी। ना बाबा ना, मुझे मत बोल, वरना तुम्हारी मम्मी मुझे डांटेगी। जिद करनी है तो अपने घर वालों से करो। बाहर जाकर जोर जोर से रो कि मुझे दीदी के साथ बाहर खेलने जाना है। फिर कोई मना नहीं करेगा। अपनी बड़ी बहन की बात मानकर नैना हॉल में जाकर हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगती है। भाभी देखिए ना इसे क्या हो गया, कैसे फूट फूट कर रो रही है। क्या हो गया बेटा? बोल मेरी लाडो, क्या हो गया, क्यों रो रही है तू?
नन्ना बड़ी हो गई, नन्ना बाहर खेलने जाएगी। हे भगवान, ये लड़की भी ना कितना डरा दिया था इसने। अरे बाबा जा जा तो बाहर खेलने बस। पर इतनी छोटी बच्ची को बाहर अकेले भेजना। अब फिक्र मत कीजिए भाभी, सिमी भी तो बाहर खेलने जाती है, वो ध्यान रख लेगी नैना का। जाओ नैना, अपनी बड़ी दीदी का हाथ पकड़कर खेलने जाना, हाँ, और हाथ पकड़कर वापस आना, इधर उधर कहीं नहीं जाना। ओके टाटा। ये सुनकर सिमी बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार उसका प्लान जो पूरा होने वाला था। सिमी अपने साथ नैना को लेकर बाहर चली जाती है और कॉलोनी से निकलकर थोड़ी दूर एक पार्क के पास पहुंच जाती है। अब लुक्का चुक्की खेलने के बहाने नैना को यहीं छोड़कर वापस घर चली जाऊंगी। नैना कभी लौट ही नहीं पाएगी, फिर तो घर में सबको मुझे ही प्यार करना पड़ेगा। करण ने सिमी और नैना को बाहर जरूर भेज दिया था, पर उसके मन में चिंता अभी भी थी। इसलिए करण सिमी का पीछा कर रहा था और वो सिमी को नैना को अकेला पार्क में छोड़ता देख लेता है। टल गई बला, अब जाती हूँ घर। हे भगवान, ये सब सिमी के दिमाग में क्या चल रहा है? और वापस पार्क में जाकर करण नैना को घर ले आता है। इससे पहले कि सिमी कुछ कहती, करण के पास वो नैना को देख लेती है और चुपचाप बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। पर करण समझ चुका था कि ये मामला बहुत गंभीर हो चुका है। वो इस बारे में सभी को बताता है। जब से नैना हुई है, सिमी को हम वो प्यार नहीं दे पा रहे जो उसे पहले मिलता था, जिस कारण उसके मन में इतनी कड़वाहट भर गई है कि वो नैना को आज पार्क में छोड़कर वापस आ रही थी। न जाने अगर मैं वहां नहीं होता तो क्या हो जाता, कोई नैना को किडनैप करके ले जाता तो। आज तो ये लड़की मेरे हाथों से नहीं बचेगी। इतना मारूंगी ना कि होश ठिकाने आ जाएंगे इसके। फिर वही गलती। नहीं भाभी, अगर आप उसे मारोगी तो वो जिद्दी हो जाएगी। उसे अपनी छोटी बहन से प्रॉब्लम है ना, तो हमें उसे उसकी छोटी बहन पूरी तरह से सौंप देनी चाहिए। अगली सुबह करण खुद नैना को लेकर सिमी के पास जाता है। ले और नाले में फेंक दे इसे, या किसी गली में जाकर छोड़ा। नहीं चाचू। तुझे पसंद नहीं है ना नैना, तुझे ये जो पेंसिल पसंद नहीं आती तो तू तोड़ देती है, तो इसी तरह नैना को भी तोड़ दे। नैना को इस घर से ही निकाल देते हैं हम। क्या होगा, बुरे लोग आकर इसे बोरे में भरकर ले जाएंगे और कुत्तों को खिला देंगे। पर तू तो खुश रहेगी ना। मुझसे गलती हो गई चाचू, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। नैना को मैंने जैसा बोला उसने वैसा ही किया। वो मुझसे कितना प्यार करती है, पर मैं ही अपनी छोटी बहन को प्यार नहीं कर पाई। बचपन में सिम्मी से जो भूल हुई थी उसे उसका एहसास हो जाता है और इस दिन की बाद से सिम्मी नैना को अपना लेती है और सब फिर से खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।